गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं अविनाश कुमार अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि रांची पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग इस चैनल पे इंग्लिश क्वेश्चंस का एक टेस्ट सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें ऑलरेडी टेस्ट सीरीज नंबर 1, 2 एंड 3 इस चैनल पे अपलोडेड है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। आज उसी का नेक्स्ट सीक्वेंस है और आज हम लोग इंग्लिश टेस्ट सीरीज जो नंबर 4 है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और आप लोग इस चैनल को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और इसको जो है वीडियो को लाइक भी कीजिए, है ना। ये हम लोग के मोटिवेशन के लिए ही काफ़ी होता है। और चलिए हम लोग आज टेस्ट सीरीज नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 20 क्वेश्चंस का एक सीरीज है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक एक कॉन्सेप्ट को आप जो है सो देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा अपकमिंग एग्जाम्स में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आज हम लोग आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। मिस्टर खन्ना इज क्वाइट कैलस टुवर्ड्स द विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक। अब ये जो कैलस वर्ड का देखिए यहाँ पे डायरेक्शन में हमसे बोला गया है, आपका इसका क्या पूछा है, इसका एंटोनिम पूछा है आपका। ऑपोजिट वर्ड कैलस का मतलब होता है इनसेंसिटिव पर्सन, अनकेयरिंग, फीलिंगलेस, जिसके पास कोई प्रकार का संवेदना नहीं होता, बड़ा मतलब जो है दुष्ट किस्म का इंसान होता है, अनकेयरिंग होता है, स्टोन हार्टेड होता है, जो एकदम बेदर्द या निष्ठुर बोल सकते हैं हिंदी में। तो इसका ऑपोजिट वर्ड तो हो जाएगा सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है, वेरी केयरिंग, या वो वेरी सेंसिटिव पर्सन, जिसके पास एक इमोशंस होता है, जिसके पास जो है एक प्रकार का संवेदना होता है, उस पर्सन को सिंपैथेटिक कहा जाता है। तो एक कैलस का ऑपोजिट है आपका। बाकी जो रैशनलिस्ट है फर्स्ट ऑप्शन, इसका मीनिंग तो होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन रीजन बिहाइंड समथिंग, मतलब जो लॉजिक में या रीजन में बिलीव करता है, रैशनलिज्म में जो बिलीव करता है वही रैशनलिस्ट होता है, कि हर कुछ के पीछे कुछ ना कुछ तर्क होता है, कुछ कारण होता है, तभी चीजें ऐसी होती है। ऐसे पर्सन को हम लोग रैशनलिस्टिक बोलते हैं। और अनसिम्पैथेटिक तो कैलस ही हो गया एक तरह से, मतलब सिम्पैथेटिक ऑपोजिट हो गया। तो अनसिम्पैथेटिक का मतलब नॉट केयरिंग, हैविंग नो इमोशन, स्टोन हार्टेड। और नॉन डिप्लोमेटिक का मतलब जो डिप्लोमेटिक नहीं है, डिप्लोमेटिक नहीं है, मतलब जनरली आपका जो है दो कंट्री के बीच का जो एक प्रकार का फॉरेन रिलेशन होता है, दो या दो से ज्यादा कंट्री के बीच, वो डिप्लोमेसी होता है। और उसी का जो है एडजेक्टिव फॉर्म डिप्लोमेटिक है। और ऐसा पर्सन जो किसी प्रकार का डिप्लोमेसी में बिलीव नहीं करता, उसी को नॉन डिप्लोमेटिक कहा जाता है, मतलब किसी प्रकार का वो कूटनीति में विश्वास नहीं रखता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए डायरेक्शन में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अब देखिए यहाँ पर आपसे सिमिलर वर्ड मांगा है, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस। देखिए यहाँ रेडी है और रेडी का ही आपको सिमिलर वर्ड मांगा है सेंटेंस से। तो सेंटेंस है शी वाज प्रिपेयरिंग डिनर इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर यूजिंग वेल इक्विप्ड टूल्स व्हाइल लिसनिंग टू द रेडियो। तो ऑप्शन में रेडी जो है उसका सिमिलर वर्ड अगर देखें तो प्रिपेयरिंग हो जाएगा, रेडी और प्रिपेयर तो सेम ही होता है। इक्विप्ड का मतलब होता है किसी चीज से एकदम आपका जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी चीज से भरा पूरा होना, वो इक्विप्ड होता है आपका, ठीक है। और ऑर्गेनाइज का मतलब सिस्टमेटिक हो गया। और लिसनिंग तो समझ रहे, लिसन का ये आईएनजी फॉर्म है। तो रेडी का हमारा जो सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, प्रिपेयरिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। टू किक द बकेट, ये एक प्रकार का जो इडियम्स है, इसका मीनिंग होता है टू ढाई। तो इसका आंसर हो जाएगा टू ढाई। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा टू डाई। टू किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। या फिर एक इसी से मिलता जुलता एक और इडियम होता है टू गिव अप द घोस्ट। टू गिव अप द घोस्ट, ये दोनों जो टू गिव अप द घोस्ट है, इसका भी मीनिंग यही होता है आपका। यहां मैं लिख दे रहा हूं टू गिव अप द घोस्ट। तो टू गिव अप द घोस्ट और किक द बकेट दोनों का मीनिंग होता है टू डाई। तो आंसर सेकंड हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एरर फाइंड आउट करना है और लिखा है आफ्टर नोइंग ट्रूथ द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस।
देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सत्य को जानने के बाद ज्यूरी बोला जाता है ग्रुप ऑफ जजेज को, कलेक्टिव नाउन होता है ये, पैनल ऑफ जजेज, ग्रुप ऑफ जजेज कॉल्ड ज्यूरी। कि सत्य जानने के बाद ज्यूरी ने जो है सही फैसला इस केस में सुनाया। तो आफ्टर नोइंग ट्रूथ नहीं, मतलब यहाँ पर देखिए कोई स्पेसिफिक ट्रूथ की बात हो रही है जिसको ज्यूरी ने जाना है आपका, तो ये कोई जनरल ट्रूथ नहीं है, स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक ट्रूथ है तो कोई डेफिनेट ट्रूथ है, तो डेफिनेट आर्टिकल द लगा दीजिए ट्रूथ के साथ, तो एरर ये हो जाएगा। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस, क्योंकि देखिए स्पेसिफिक केस भी है, स्पेसिफिक डिसीजन भी है, देखिए यहाँ द लगा हुआ है, और स्पेसिफिक या डेफिनेट ज्यूरी भी है तो भी यहाँ द लगा हुआ है। तो जो ट्रूथ ज्यूरी ने जान के फैसला दिया इस केस में, और ट्रूथ भी जो होगा कोई डेफिनेट ही होगा, तो होगा आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ट्रूथ के प्लेस पे द ट्रूथ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। द बॉयज एंड द टीचर वांट्स टू विन। अब अगर ये देखें हम लोग, तो ये जो वर्ब वांट्स हमारा है, इसका नंबर है सिंगुलर, वर्ब का ये फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होता है। इसका सब्जेक्ट कौन है? द बॉयज एंड टीचर, द टीचर। अब द बॉयज एंड टीचर मिलकर सब्जेक्ट तो पुल्लल हो गया, जब सब्जेक्ट पुल्लल हुआ तो वर्ब भी पुल्लल होना चाहिए, तो वर्ब पुल्लल होना चाहिए। तो देखिए ये आपका जो है फोर्थ ऑप्शन भी कट गया क्योंकि इसमें भी वांट्स है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि सेकंड ऑप्शन इसलिए कट जा रहा है क्योंकि यहाँ टू जो है इसके साथ ओन लिखा है, जबकि हम लोग पढ़ते हैं कि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और इसको हम लोग ग्रामर की भाषा में इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं, टू डू, टू कम, टू विन। तो यहाँ टू विन होना चाहिए था, तो इस हिसाब से ये भी कट गया, और फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया है ना, वांट के बाद इन्फिनेटिव का यूज होना चाहिए, तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, और लिखा है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉ एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। मतलब ऐसा मानता है जो कि ये जो नियम कानून है या जो सरकारें हैं ये आपका नेसेसरी नहीं है। मतलब वो एक ऐसा पर्सन जो कानून व्यवस्था में, लॉ एंड ऑर्डर में कोई बिलीव नहीं रखता, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट में जो बिलीव रखता है कि कोई गवर्नमेंट होना ही नहीं चाहिए, इस तरह के पर्सन को हम लोग एनार्किस्ट बोलते हैं। इसी को हिंदी में अराजकतावादी बोलते हैं। एनार्किस्ट का प्रॉपर डेफिनेशन यही होता है, अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन एनी लॉ एंड ऑर्डर, जो किसी प्रकार के कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता, किसी प्रकार गवर्नमेंट में विश्वास नहीं रखता, एनार्किस्ट होता है आपका। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 का क्वेश्चन देखिए, ये हम लोग का मैनेजमेंट का PQRS का क्वेश्चन पूछा है आपसे, और इसमें बोला है कि कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स काम आते हैं, इस तरह क्वेश्चन का ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो सेंटेंस है आपका, इसमें अगर थोड़ा सा हम लोग देखें तो यहाँ पर लिखा है एक आपका, लास्ट समर आई स्पेंट मेनी डेज इन द गार्डन वॉचिंग थाउजेंड ऑफ ants crawling up the trunk of my prized peach tree। तो इसका देखिए उसके बाद हम लोग का जो यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, आई स्पेंड मेनी डेज इन द गार्डन वॉचिंग थाउजेंड और क्रॉलिंग अप द ट्रंक ऑफ माई प्राइज पीच ट्री। देखिए यहाँ पर बात किया है, देखिए एक ट्री का बात किया है, देख रहे होंगे यहाँ, और फिर देखिए जो ट्री का बात किया है, फिर देखिए यहाँ पर लिखा है सी में द ट्री, मतलब ये ट्री की चर्चा पहले हो गई है, तभी यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द लाया है, कि इसका मतलब ये ट्री पहले से डिफाइंड है। तो तय है कि जो ये जो सी सेंटेंस है वो डी के बाद ही आएगा, और सी सेंटेंस जब डी के बाद आएगा आपका, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन तो कट गया, सी डी से पहले हो गया है, और यहाँ फर्स्ट ऑप्शन भी कट गया क्योंकि यहाँ भी सी डी से पहले हो गया है, और ये दोनों का कनेक्शन मिल रहा है डी ऑप्शन और सी ऑप्शन का, कि यहाँ भी ट्री की बात हुई, यहाँ भी ट्री की, तो डी और सी एक पेयर भी बना रहा है कि डी और सी साथ में ही होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखें तो एक ही ऑप्शन में डी और सी साथ में है, तो आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। तो ये जो ABCD या PQRS फॉर्मेट के जो क्वेश्चंस आते हैं, इसको बहुत ही आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप मैंडेटरी पेयर ढूंढ लें कि कौन सा ऐसा दो सेंटेंस है जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो वही आंसर तक पहुंचने में काफी होता है। मतलब जरूरी नहीं कि सारा सेंटेंस को थोरोली पढ़ा जाए उसके बाद ही आंसर मिलेगा। यहाँ पर आप ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक या लिंक सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए इसमें आपका जो है पूछा है हम लोगों को क्या, तो हम लोगों को पूछा है इसका ऑपोजिट वर्ड जो अंडरलाइन है, एंटोनिम पूछा है ऑपोजिट वर्ड। डू यू नो द ओल्ड एडेज द सो मस्ट गो ऑन,
मतलब द शो मस्ट गो ऑन, जो एक प्रकार का कहा मतलब क्या है, सेइंग है जिसको लोकोक्ति बोलते हैं, जो ऐसे स्टेटमेंट जो हमारे बीच काफी समय से पॉपुलर हैं, हमारे दादा जमाने से ही जो स्टेटमेंट पॉपुलर है, उन्हीं से ओल्ड सेइंग को ओल्ड एडेज कहा जाता है। तो ओल्ड एडेज जो होते हैं वो एक सेंटेंस के प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो ट्रूथ को रिवील करते हैं, जो ट्रूथ को बताते हैं। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, आपका कि जो भौंकने वाले कुत्ते हैं वो काटते नहीं, इसका मतलब जो बोलने वाले इंसान है वो करते नहीं आपका। या एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, कि हर बुरे दिनों के बाद एक अच्छा दिन की शुरुआत जरूर होती है। तो ये सारे क्या हैं, ये सब प्रोवर्ब हैं। तो एडिज का मतलब एक प्रकार का प्रोवर्ब या सेइंग ही होता है। तो प्रोवर्ब या जो सेइंग होते हैं ना, वो सेंटेंस के डेफिनेट कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो एक प्रकार का ट्रूथ को रिवील करते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑपोजिट वर्ड है तो मिसकंस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि एडेज तो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होता है आपका, और जिसका एक अपना मीनिंग भी होता है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मिसकंस्ट्रक्शन। रिब्यूक जो वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी को डांटना, किसी को फटकार लगाना, मतलब अस्कोल्ड हो गया इसके लिए वर्ड। इसी के लिए वर्ड हो गया चाइल्ड, इसी के लिए वर्ड हो गया एडमोनिश, इसी के लिए वर्ड हो गया आपका बिरेट, BERATE। तो स्कोल्ड है, चाइल्ड है, एडमोनिश है, बिरेट है, रिब्यूक है, ये सब का मतलब होता है किसी को क्या, डांटना। ठीक है। और डेयर का मतलब तो होता है एक प्रकार का ब्रेवरी, या बोल सकते हैं इसका मतलब होता है करेज, साहस, हिम्मत को ही डेयर कहा जाता है। रेडिशन का मतलब तो एक्स्ट्रा होता है। तो चलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। 9 नंबर में फिर से देखिए अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन आया है। अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखिए, इसका कोई मैजिकल या फिर मैजिक का कोई ट्रिक नहीं होता। थोड़ा सा सेंटेंस का पेयर बनाना होगा, और इसके लिए आपको अपना रीडिंग स्किल अगर स्मूथ कर लें तो इस तरह के क्वेश्चंस को और आसानी से और कम समय में टैकल किया जा सकता है। तो 9 नंबर में देखें हम लोग, तो शुरुआत पहले किस सेंटेंस से हो जाए। तो देखिए यहाँ पर एक जगह लिख रहा है मेनी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। देखिए यहाँ पर लिखा है द डेवलप्ड कंट्रीज, यहाँ पर कंट्रीज की बात हुई है। ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है मेनी ऑफ द विल promote the growth of their economy in way or the other, no matter whether they receive substantial outside aid in the process or not। अब इसमें हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर लिखा है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात किया है, और डी में देखिए लिखा है द कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट हाउएवर इज लाइकली टू बी strongly influenced by the types of and amounts of aid available। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी अंडर डेवलप्ड की बात हुई है, और यहाँ भी देखिए डेवलपमेंट की बात हुई है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों सेंटेंस भी इंटरकनेक्टेड नजर आ रहे हैं। कौन कौन से, बी और डी। और उसके बाद अगर देखें the outcome is much more likely to be favorable if there is a substantial international aid। देखिए यहाँ पर एक मेंशन किया है substantial इंटरनेशनल एड, इसको ध्यान दीजिएगा। और फिर यहाँ पर देखिए नंबर आपका जो सी है, इसमें भी क्या लिखा है, बाई सब्सटेंशियल एड आई मीन नॉट ओनली लार्ज अमाउंट्स ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट बट ऑल्सो कैपिटल। देखिए यहाँ भी सब्सटेंशियल एड की बात किया है। तो कहीं ना कहीं देखिए सब्सटेंशियल एड आपका ए में भी आया है और सब्सटेंशियल एड सी में भी आया है। तो ए और सी तो पेयर में ही सेंटेंस आएगा, मतलब जहां भी आएगा ए और सी साथ में ही आएगा। और ए और सी साथ में आएगा तो देखिए एक ही ऑप्शन में ए और सी साथ में दिखाई दे रहा है आपका। इतना टाइम तो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इसलिए लग रहा है। अगर आप जो है आपका रीडिंग स्किल स्मूथ रहेगा और आप जो है मैंडेटरी पेयर को ढूंढ लेंगे तो इस तरह के सेंटेंस बनाने में टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो कितने लोग कमेंट करते हैं कि सर आप डिस्कस करके इतना समय ले रहे हैं, कम समय में कैसे बन सकता है। कम समय में जरूर बन सकता है, यहाँ डिस्कशन हो रहा है इसलिए तो टाइम लग रहा है। और मैं यही बस समझाना चाह रहा हूँ कि आपको अगर मैंडेटरी पेयर ढूंढना आ जाए, दो सेंटेंस के बीच का अगर इंटरकनेक्शन आप ढूंढ लें तो आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो सब्सटेंशियल एड ए में भी है, सी में भी है। ए और सी का मैंडेटरी पेयर है, एक ही ऑप्शन में ए और सी साथ में दिखाई दे रहे हैं। आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। He was compelled by everyone to join the group। compelled का मतलब होता है, इसका एंटोनिम आपसे मांगा है। एंटोनिम का compel का मतलब किसी को एग्रेसिव करना या फोर्स करना। compel मीन्स व्हाट, किसी को फोर्स करना, फोर्स विवश कर देना। He was compelled by everyone to join the group, कि वो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सबके द्वारा क्या किया गया, उसको फोर्स किया गया आपका। ठीक है।
तो इसका ऑपोजिट वर्ड मांगा है, तो ऑपोजिट वर्ड का मतलब क्या हो गया, किसी को फोर्स कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी इच्छा न भी है तो भी आप उसको जो है ऐसा करने के लिए आप उसको विवश कर रहे हैं, तो इसका ऑपोजिट वर्ड इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस का मतलब होता है किसी को काम डाउन करना, जैसे मतलब जो है इंड्यूसिंग ड्रग्स भी आते हैं, जो इंड्यूसिंग ड्रग्स उन ड्रग्स को कहा जाता है जो आपके पेन को दर्द को बहुत कम कर देते हैं और आपको एक प्रकार का मतलब जो है रिलीफ देते हैं। तो फोर्स का मतलब तो एक तरह से जो है सो किसी को रिलीफ देना ही होगा, तो इसका आंसर इंड्यूस्ड हो जाएगा। बाकी जो कॉन्फेस वर्ड है, कॉन्फेस वर्ड का मीनिंग होता है टू एडमिट मिस्टेक, गिल्ट, मतलब कोई गलती वगैरह को स्वीकार करना। ऑब्सक्योर्ड वर्ड जो है इसका मतलब होता है नॉट वेरी क्लियर, अस्पष्ट। तो ये ऑब्सक्योर्ड तो आंसर होगा नहीं, तो कॉम्पेल्ड का आंसर आपका हो जाएगा इंड्यूस्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को सिमिलर वर्ड ढूंढना है। देखिए यहाँ पर लिखा है सिनोनिम, तो यहाँ पर क्या हम लोग को ढूंढना है आपका, हाँ यहाँ पर सिनोनिम ढूंढना है हम लोगों को। और वर्ड क्या है, होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब होता है एक प्रकार का इनमिटी, हॉस्टिलिटी वर्ड इसी से बना है। इनमिटी का मतलब क्या हो गया, दुश्मनी, है ना। तो हॉस्टाइल का मतलब दुश्मनी होता है, किसी के साथ अनफ्रेंडली बिहेवियर है, तो उसी को हॉस्टाइल या हॉस्टिलिटी कहा जाता है। तो इसका सिमिलर वर्ड तो अनफ्रेंडली ही हो जाएगा, ठीक है। प्लेजेंट का मतलब तो होता है जो मतलब नहीं बोलते, प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है, बड़ा खुशनुमा मतलब माहौल है यहाँ पे। तो प्लेजेंट का मतलब होता है चार्मिंग, या प्लेजेंट का मतलब होता है हैप्पी, प्लेजेंट का मतलब होता है जो है वेरी गुड। और हॉस्पिटेबल वर्ड यहाँ आ रहा है। देखिए हॉस्पिटेबल जो वर्ड है ना, ये हॉस्पिटेबिलिटी से रिलेटेड है। और हॉस्पिटेबिलिटी का मतलब होता है किसी का सेवा सत्कार करना। कोई अगर घर में आपके जो है गेस्ट आ जाते हैं और उसका अगर आप जो है सो मतलब जो है एक सेवा कर रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड आता है हॉस्पिटेबिलिटी। और उसी का ये हॉस्पिटेबल वर्ड जो है ना, ये एडजेक्टिव है। तो हॉस्पिटेबल का मतलब एक तरह से हो गया ऑनरेबल, ठीक है। और एम्पैथेटिक में भी अगर देखेंगे तो मैंने अभी सिम्पैथेटिक हो गया, या फिर आपका जो है एपैथेटिक हो गया, एम्पैथेटिक हो गया। तो ये जो पैथोज वर्ड से ही बना है आपका, ये पैथो वर्ड, और ये जो पैथेटिक वर्ड है इसका मतलब ही होता है जिसके पास क्या फीलिंग है, जिसके पास सहानुभूति है आपका। और जिसके पास किसी प्रकार का सहानुभूति नहीं हो वो एपैथेटिक हो गया, APATHETIC। और जिसके पास है वो सिम्पैथेटिक हो गया आपका। तो पैथेटिक वर्ड इमोशन से ही रिलेटेड होता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का है 12 नंबर में, आइडेंटिफाई हाउ विल यू आस्क एवरीवन इफ द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग द बुक्स इन पैसिव वॉइस। अब देखिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। बोला है कि यहाँ पे कि चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग द बुक्स, कि बच्चे किताब नहीं पढ़ रहे हैं। और इसको आपको किसी से पूछना है, देखिए हाउ विल यू आस्क, आप कैसे पूछेंगे। इसका मतलब पूछने का मतलब है इंट्रोगेटिव फॉर्मेट चाहिए होगा हमको। इसका कौन सा फॉर्मेट चाहिए होगा, इंट्रोगेटिव। और किस वॉइस में, पैसिव वॉइस में भी चाहिए होगा। तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव जब होगा तो यहाँ पर ये जो वर्ब है वो चिल्ड्रन से पहले चला आएगा। तो देखिए हर जगह वर्ब चिल्ड्रन से पहले है। और वर नॉट रीडिंग जो है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अगर हम पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, बीइंग यहाँ आएगा, और बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म भी आएगा। और बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म भी अगर आएगा तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, वर द बुक्स नॉट बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रन। तो आंसर इसका सेकंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए नॉट भी है, बीइंग भी है, और रीड का तीनों फॉर्म सेम होता है, बट उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। इसको रेड पढ़ते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म के रूप में। तो होगा वर द बुक्स नॉट बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रन। मतलब एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा कि चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग द बुक्स है, इसका पैसिव ही पैसिव बनाना है और वो पूछने का फॉर्म बनाना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है हाउ विल यू आस्क। इसका मतलब इसका पैसिव बनाना है इंट्रोगेटिव फॉर्म में कर करके। तो इसको पहले ही अगर इंट्रोगेटिव हम एज्यूम कर लें तो क्या हो जाएगा, वर चिल्ड्रन नॉट रीडिंग द बुक्स, और उसी का पैसिव क्या हो जाएगा, वर द बुक्स नॉट बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। और अगेन ये जो है एक्टिव पैसिव का ही क्वेश्चन है, वाज द बैग पैक्ड बाय मैरी। अब वाज के साथ अगर ये थर्ड फॉर्म लिखा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। वर्ब पे थोड़ा सा कमांड रखना पड़ेगा, है ना आपका।
और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है एक्टिव में, तो जहां भी वर्ब का सेकंड फॉर्म आपका, और ये खैर इंट्रोगेटिव है, देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव में क्या यूज करते हैं, डिड, हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में डिड ही आता है, तो इसका मतलब इसका एक्टिव वॉइस डिड से शुरू होगा, एक ही ऑप्शन डिड से शुरू हुआ है, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, डिड मैरी पैक द बैग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, नंबर 14 में यहाँ लिखा है सब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है, द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड मैन, कि वो फैक्ट जो ईश्वर ने इंसानों को बनाया था, इन हिज पर्सनल व्यू बाय गिविंग हिम एन इंटेलेक्चुअल स्पिरिट, उनमें एक इंटेलेक्चुअल स्पिरिट दे करके, स्पिरिट का मतलब क्या होता है, एनर्जी, उत्साह, एलिवेट्स हिम एबव द बिस्ट ऑफ द फील्ड, जो उसको एलिवेट करता है, मतलब एक ऊंचा दर्जा प्रदान करता है, जो मतलब जितने भी इस संसार में जीव जंतु हैं उसमें आपका जो है उसके अंदर एक इंटेलेक्चुअल स्पिरिट डाला गया इंसानों के अंदर, जो उसको सबसे ऊंचाई पर रखता है, मतलब वो सबको कंट्रोल में रख सकता है क्योंकि उसके पास इंटेलेक्चुअल स्पिरिट, सोचने समझने की क्षमता है। तो यहाँ पर पर्सनल व्यू का मतलब क्या हुआ, गॉड ने ऐसा पहले इमेजिन किया होगा, इमेजिन किया और उस इमेजिनेशन को आधार बना के ही जो है फिर शेप दिया, तो यहाँ पर पर्सनल व्यू का क्या मीनिंग आ रहा है, ऑन इमेज, पहले उसका जो है एजम्पशन किए होंगे, इमेजिन किए होंगे, और उसके बाद फिर इंसान को क्रिएट किया गया, तो आंसर इसका 4 हो जाएगा, ऑन इमेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 15 नंबर में है, सी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट आई टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। अब देखिए आई के साथ तो हैज यूज करेंगे नहीं, सबको पता है कि आई के साथ हम लोग हैव लिखते हैं, और रिमाइंड्स यहाँ प्रेजेंट में है तो हैड भी नहीं होगा, हैड तो पास्ट बताएगा, और मस्ट इसलिए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मस्ट मॉडल है और सबको पता है कि मॉडल के बाद हम लोगों को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तो तीन ऑप्शन जब एलिमिनेट हो ही गए तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, आई हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 16 नंबर में, और इसमें पूछा है इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स आर अंडरलाइंड आउट ऑफ विच वन वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। इसमें आपको पूछा है कि कौन सा वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड है, मतलब इसका स्पेलिंग रॉन्ग है, तो अगर देखें द लॉट ऑफ स्पॉन्टेनिटी, अब यही वर्ड का स्पेलिंग रॉन्ग है, देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो ये जो ब्रेन स्टॉर्म है ये बिल्कुल सही वर्ड है ना, एक्सटेम्पोर वर्ड भी बिल्कुल सही है, एक्सटेम्पोर का मतलब ही होता है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, ऐसा भाषण जो बिना तैयारी का दिया जाता है उसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं। इसी के लिए एक और अच्छा वर्ड आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, इम्प्रॉम्प्टू, IMPROMPTU, यहाँ पर P भी ऐड कर लेंगे हम लोग, मैं इसको फ्रेश लिख देता हूँ, इधर देखिए IMPROMPTU, इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू और एक्सटेम्पोर दोनों का मीनिंग होता है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, और इंस्टेंटेनियसली जो वर्ड है ये भी आपका बिल्कुल स्पेलिंग इसका सही है, तो स्पॉन्टेनिटी जो वर्ड है इसका स्पेलिंग रॉन्ग आपका है, इसका स्पेलिंग होना चाहिए SPONTANEITY, NEI। अब यहाँ N के बाद जो I लिखा है ना और बीच में E होना चाहिए, उस E को ही आपका जो है यहाँ पे गायब कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, स्पॉन्टेनिटी का स्पेलिंग रॉन्ग है तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 17 में है मिस द बोट, मिस द बोट का मतलब क्या है, बहुत कॉमन ये फ्रेज है, कोई अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना, कोई अवसर को आपका जो मिस कर देना, तो क्या होगा, मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। 18 नंबर में देखिए जो वर्ड है इसका हम लोगों को क्या मांगा है, एंटोनिम्स मांगा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका मांगा है एंटोनिम्स। After the incident, Radha prepared herself to stay positive even in gloomy days. ठीक है, तो यहाँ पर किसका एंटोनिम मांगा है, तो देखिए ये वर्ड ऑप्टिमिस्टिक का, ऑप्टिमिस्टिक वर्ड का मतलब हिंदी मीनिंग आशावादी होता है और इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं होपफुल, जो पर्सन होपफुल होता है फ्यूचर को लेकर के, है ना, इसी के लिए एक अच्छा वर्ड सैंग्विन भी आता है, SANGUINE, अब मतलब अ पर्सन हु लुक्स एट ब्राइट साइड ऑफ हिज लाइफ, जो लाइफ के ब्राइट साइड की ओर ही देखता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, इसी का जस्ट ऑपोजिट वर्ड होता है पेसिमिस्टिक।
इसी का जस्ट ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? पेसिमिस्टिक। तो इसका ऑपोजिट वर्ड में पेसिमिस्टिक तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन इससे मिलता जुलता ऑप्शन है ग्लोमी। तो ग्लोमी का मतलब भी होता है वेरी डार्क, वेरी सैड। तो ऑप्टिमिस्टिक का ऑपोजिट तो ग्लोमी हो जाएगा, मतलब जो वेरी जो डार्की साइड होता है आपका लाइफ का, जो डार्की साइड होता है या जो बहुत सैड साइड होता है आपका, उसको ही ग्लमी कहा जाता है। तो ऑप्टिमिस्टिक ग्लमी एक दूसरे का ऑपोजिट वर्ड हो गया। पॉजिटिव तो इसका जो है सो सिमिलर वर्ड हो गया। ये जो पॉजिटिव है तो ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव तो सिमिलर वर्ड हो गया। और स्टे का तो खैर यहाँ पर कोई मतलब जो है मीनिंग मैच नहीं कर रहा है। स्टे का मतलब होल्ड करना, रुकना। और इंसिडेंट तो खैर एक्सीडेंट को बोलते हैं या किसी प्रकार की घटना को बोलते हैं, फिनोमिनन। तो आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 में अगेन हम लोग को करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हम लोग को ढूंढना है। तो देखिए, ये जो स्टैचू है इसका स्पेलिंग तो रॉन्ग है। इसका होना चाहिए STATUE। ये रॉन्ग हो गया। फ्लोरल है तो फ्लोरल का होना चाहिए FLORAL। फ्लोरल मीन्स रिलेटेड टू फ्लावर्स। और फोर्थ जो ट्रिब्यूट्स है, ट्रिब्यूट्स का मतलब होता है किसी को श्रद्धांजलि देना। तो ट्रिब्यूट्स का स्पेलिंग होना TRIBUTS। तो ये भी रॉन्ग हो गया। होस्टिंग का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, तो आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। फ्लैग होस्टिंग बोलते हैं ना। चलिए, और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा 20 नंबर। और 20 नंबर का क्वेश्चन चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। स्पीच वाज ब्रॉडकास्टेड ओवर द रेडियो लास्ट सैटरडे। अब देखिए, इसमें दो हिंट है। पहला हिंट तो ये जो ब्रॉडकास्टेड जो वर्ब है इसका तीनों फॉर्म सेम होता है। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसको कांस्टेंट वर्ब के नाम से जानते हैं, इसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं। जैसे ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, कट कट कट, हिट हिट हिट, लेट लेट लेट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। तो ये ब्रॉडकास्टेड वर्ब का कोई फॉर्म नहीं है, इसका तीनों फॉर्म सेम होता। तो ब्रॉडकास्टेड तो होगा नहीं। तो यहाँ देखिए ब्रॉडकास्टेड लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में, ये ऐसे ऑप्शन कट गया। सेकंड में भी ब्रॉडकास्टर लिखा है, ये भी कट गया। अब थर्ड में ब्रॉडकास्ट लिखा है, फोर्थ में भी ब्रॉडकास्ट लिखा है। अब बात अगर लास्ट थर्सडे की हो रही है, लास्ट थर्सडे का मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ हैव भी कट गया। और ऐसे भी है स्पीच सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ तो ऐसे भी हैव नहीं आएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? वाज ब्रॉडकास्ट। तो चलिए, आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस का एक सेट डिस्कस किया। और इसमें कुछ क्वेश्चन वन वर्ड सब्सटेंस के भी आए, कुछ सेंटेंस अरेंजमेंट के भी आए, कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी क्वेश्चन थे, कुछ वोकैब के क्वेश्चन थे। तो एक कंप्लीट सीरीज है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो इसको जो है आप एकदम अटेंटिवली जो है सारे वीडियोस को आप देखें। डेफिनेटली आपको जो है बहुत फायदा यहाँ से मिलेगा। और मैं बार बार बोलता हूँ और हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि ये क्लास या ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है। और इसमें अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डेफिनेटली उस पर हम लोग काम करेंगे। और इसको जो है इस चैनल को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हाँ, चैनल भी ग्रो करे। हम लोगों का एक जो है वो भी मोटिवेशन यहाँ से जनरेट होता है। तो चलिए, ये इस जो टेस्ट सीरीज का जो नेक्स्ट सीक्वेंस है वो टेस्ट सीरीज 5 वो हम लोग कल लेकर के आएंगे। और कल की क्लास में फिर मिलते हैं। आज के लिए सभी को बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।